मिनट की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। इसमें मिडिल क्लास खाली हाथ ही रहा। उन्होंने सबसे पहले हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया। इसके बाद बैंकिंग, इंश्योरेंस, गरीब, किसान और आम आदमी की बात की। सरकार ने इनकम टैक्स में सीधे सीधे तो कोई राहत नहीं दी, लेकिन किफायती घर के ब्याज के लिए ब्याज में 1.5 लाख की एक्स्ट्रा छूट 1 साल और बढ़ाकर 2022 तक करने का ऐलान किया। साथ ही 75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट दी है। पेट्रोल डीजल पर कृषि सेस लगाया गया, लेकिन इसका असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। सोना चांदी पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी कम कर दी है, जिससे सोना चांदी के दाम कम हो सकते हैं। वहीं लोहा और स्टील भी सस्ता हो सकता है। विदेशी मोबाइल पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। वहीं बीमा क्षेत्र में 74% एफडीआई को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अगले साल तक एलआईसी का आईपीओ आएगा, जिससे सरकार को फायदा मिलेगा। आईडीबीआई के निजीकरण करने का भी ऐलान इस बजट में किया गया। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। वहीं लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रावधान भी इस बार के बजट में रहा। तो आज आम बजट आ गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी हैं। सर, वैसे तो पूरे देश के लिए बजट है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखें, क्या आपको फायदेमंद नजर आता है इसमें? छत्तीसगढ़ के लिए जैसे हमारी प्राथमिकता क्या है, आम आदमी को स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना। तो आप देख रहे होंगे शहरी जल मिशन के लिए 2.87 लाख करोड़ का प्रावधान है, जिसमें 4,378 नगरीय निकाय को पानी मिलेगा। आज 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में चल रहा है। बाकी भी नगरीय निकाय को शुद्ध पेयजल मिले, इसके लिए प्रावधान रखा गया है। ये धीरे धीरे पूरे छत्तीसगढ़ के उन नगरीय निकायों को घर घर पानी शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में मिले, उसके प्रावधान के तहत किया गया है। स्वास्थ्य के लिए जब 2.86 करोड़ का प्रावधान हेल्थ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया गया है, 35,000 कोविड के लिए किया गया है, R&D फैसिलिटी बढ़ाने के लिए किया गया है, तो इसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को मिलेगा। और उसके साथ ही साथ जब पूंजीगत व्यय में 34.5% व्यय होता है, तो इसका शेयर जब 41% शेयर हमको मिलता है, तो छत्तीसगढ़ का हिस्सा भी बढ़ेगा और वो छत्तीसगढ़ के लिए लाभ रहेगा। 1 करोड़ बहनों को उज्ज्वला में नए गैस कनेक्शन मिलना है, तो छत्तीसगढ़ को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। 16,50,000 रुपया किसानों को यदि टैक्स के रूप में मिल रहा है, तो इसका भी सीधा लाभ उन किसानों को मिलेगा जो टैक्स के रूप में जो कर्ज लेकर अपनी खेती बाड़ी करते हैं। विपक्ष का आरोप है कि पूंजीपतियों, कॉर्पोरेट का बजट है, मिडिल क्लास को कुछ में नहीं मिला, पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर बढ़ जाएंगी। कहाँ से उद्योगपतियों के लिए कोई टैक्स में कोई छूट दी गई है क्या टाटा बिरला को? ये विशुद्ध रूप से गांव, गरीब और किसान और उनके हित में लिया गया निर्णय है और किसानों के लिए बजट है। तो छत्तीसगढ़ को काफ़ी कुछ मिलेगा, चाहे रोड की बात कर ले, स्वास्थ्य की बात कर ले, और विपक्ष के आरोपों को सिरे से नकारा है पूर्व मुख्यमंत्री ने। कैमरामैन योगेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। बिलासपुर में एसईसीआर के सीपीआरओ ने रेल बजट को महत्वपूर्ण बताया, जिनका कहना है कि रेल बजट 2030 के लिहाज से पेश हुआ है, जिसमें 1,07,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा गया है। मेक इन इंडिया के तहत नए नए प्लान लाए जाएंगे। डीएफसी जून 2022 तक कमीशन हो जाएगा। यात्रियों के बेहतर यात्रा अनुभव के लिए विस्टाडोम प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। वहीं संरक्षा की दिशा में ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगाया जाएगा, जो सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। रेलवे के लिए समग्र बजट है। प्लान भारत के लिए बनेगा 2030 तक, जिसमें कि एक हमें रेलवे सिस्टम बनाना है 2030 तक, जो कि एक फ्यूचर में ये रेडी रेलवे सिस्टम रहेगा। तो दूसरी बात है कि हम हमेशा जो भी काम करेंगे, हम इनिशिएट यहाँ पर मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत नए प्लान लाएंगे, जिसमें कि ये कहा गया है कि जो हमारा डीएफसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो जून 2022 तक कमीशन हो जाएगा। और इसके अलावा जो हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन जितने भी रूट पर हैं वो ब्रॉडगेज पर, सारे ब्रॉडगेज पर इलेक्ट्रिफिकेशन 2023 तक कंप्लीट करने की बात कही गई है।
छत्तीसगढ़ में आम बजट को लेकर जहां सत्ता पक्ष की तरफ से निराशा जताई गई, तो वहीं विपक्ष ने इस बजट को विकास और विश्वास का बजट बताया। हमेशा की तरह बजट के दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी देखने को मिली। देखिए बजट पर किस तरह की सियासत हुई। आम बजट आ गया, इसके साथ ही इसका आकलन भी शुरू हो गया है। व्यापारी से लेकर आम आदमी तक सभी बजट का आकलन कर रहे हैं कि उनको इस बजट में क्या मिला और क्या मिलने से रह गया। सियासत भी इस पर शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस बजट को पूरी तरह पूंजीपति और कॉरपोरेट जगत का बजट बताकर खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, मध्यम वर्ग और किसानों को इस बजट में कुछ भी नहीं मिला। छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं मिला, किसानों को कुछ नहीं मिला, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है, नौकरी पेशा वालों के लिए कुछ नहीं है, मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। जिस कोरोना वैक्सीन के लिए ढिंढोरा पीट रहे थे, उसको भी फ्री में देने के लिए कोई इसके पास योजना नहीं है, तो केवल सिफर है। देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले ही अपने उद्बोधन में, बजट पूर्व जो उद्बोधन दिया था, तब उन्होंने कहा था कि आम उपभोक्ताओं को इससे राहत मिलेगी, जीएसटी को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, इनकम टैक्स में लोगों को लगभग राहत मिलेगी। आप देख रहे हैं इनकम टैक्स में क्या दिया गया है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए इस बजट में छत्तीसगढ़ को काफी कुछ मिलना बताया। उन्होंने कहा कि 35,219 करोड़ का प्रावधान शेड्यूल कास्ट के स्कॉलरशिप, आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य विद्यालय खोलने के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी बजट है, प्रवासी मजदूरों के लिए खाद्य सुरक्षा जैसी खूबियां बताते हुए उन्होंने बजट की सराहना की है। 4,378 नगरीय निकाय को पानी मिलेगा। आज 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में चल रहा है। स्वास्थ्य के लिए जब 2.86 करोड़ का प्रावधान हेल्थ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया गया है, 35,000 कोविड के लिए किया गया है, R&D फैसिलिटी बढ़ाने के लिए किया गया है, तो इसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को मिलेगा। और उसके साथ ही साथ जब पूंजीगत व्यय में 34.5% व्यय होता है, तो इसका शेयर जब 41% शेयर हमको मिलता है, तो छत्तीसगढ़ का हिस्सा भी बढ़ेगा और वो छत्तीसगढ़ के लिए लाभ रहेगा। उधर इस बजट को लेकर आम आदमी और व्यापारियों में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। स्टार्टअप वालों के भी जो छूट की लिमिट 1 साल बढ़ा है, इससे बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। हाँ, बजट संतुलित है। अब हर आदमी ये सोचता है कि इनकम टैक्स में राहत मिलना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि सरकार वैसे भी पिछले साल ही 2.5 लाख से 5 लाख रुपए कर दी थी, कि 2.5 लाख रुपए डायरेक्ट और 5 लाख रुपए इनडायरेक्ट। तो अब सरकार 5 लाख रुपए तक की छूट बहुत है और व्यापार उद्योग जगत इसका स्वागत करता है। पेट्रोल डीजल में महंगा है, उसको सस्ता करे भाई, पब्लिक एक बिखर जा रहा है। हाँ, सस्ता होना चाहिए तो ज़रूरी है। क्या पहले 60-65 था, कहाँ 90 रुपये पहुँच गया। 90 बहुत बड़ा पड़ता है, 90 ऐसे समझो कि 100 को टच करता है। बजट को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में कहीं खुशी कहीं गम है। बीजेपी जहां इससे बेहद खुश है, तो कांग्रेसी नेता बेहद निराश। आम आदमी में बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन कोरोना काल में वैक्सीनेशन को लेकर बजट में बड़े प्रावधान पर लोगों की तरफ से सकारात्मक बयान सामने आ रहे हैं। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बजट को लेकर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य का बजट 98 करोड़ से बढ़ाकर 2,30,000 करोड़ करना खुशी की बात है। कोविड ने बताया कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना कितना जरूरी है। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने की जरूरत है और इस बजट में इसे शामिल किया गया, ये खुशी की बात है। चल रहा है, थोड़ा कठिन होता है उसका तुरंत विश्लेषण करना, लेकिन मुझे खुशी है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 98,000 करोड़ से बढ़ा के 2,10,000 या 30,000 करोड़ रुपए उसके लिए व्यवस्था की गई है, जो एक खुशी की बात है। कोविड ने हम सबको बताया, सिखाया, जगाया भी है। हमने देखा कि जब कोविड आया था तो अनेकों निजी अस्पताल बंद हो गए थे, सब में एक डर भय हो गया था और सरकारी क्षेत्र के ही डॉक्टर उपलब्ध हुआ करते थे। बस्तर संभाग में इस साल धान की बम्पर खरीदी हुई। पिछले साल की तुलना में 8,72,000 क्विंटल ज्यादा धान खरीदी की गई, लेकिन अब धान के उठाव की समस्या आन पड़ी है, जिससे अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है।
1,68,000 किसानों से कुल 71,72,000 क्विंटल धान खरीदा गया, लेकिन अब तक मात्र 25,09,000 क्विंटल धान का परिधान किया गया है, जबकि अभी भी संभाग के सभी केंद्रों में 40,62,000 क्विंटल धान का उठाव नहीं हो सका। बस्तर संभाग में 1,91,000 कृषकों का पंजीयन किया गया था धान उपार्जन के लिए, जो गत वर्ष से 20,000 किसान अधिक पंजीयन करवाए थे। इसमें से लगभग 23,000 किसान धान बेचने के लिए हमारे पास हमारे उपार्जन केंद्रों में नहीं आए। 1,68,000 किसानों ने धान का विक्रय किया है। 71,72,000 कुंटल धान का उपार्जन बस्तर संभाग में किया गया और परिधान की स्थिति अभी तक 25,09,000 कुंटल की है। शेष हमारे पास 46,62,000 कुंटल धान बचा हुआ है, जिसका शीघ्रातिशीघ्र परिधान करवाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं खबर सुकमा से है, जहां सुरक्षा बलों को सर्चिंग के दौरान एक आईईडी बम मिला। सुरक्षा बलों ने आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। वहीं सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने ये आईईडी बम लगाया था। तो मिनपा के जंगलों में नक्सलियों ने आईईडी बम लगाया था, जिसे सुरक्षा बलों ने ब्लास्ट करके डिफ्यूज कर दिया। तो सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सुरक्षा बलों को सर्चिंग के दौरान आईईडी बम मिला और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने यह आईईडी लगाया था, जिसे ब्लास्ट कर डिफ्यूज कर दिया गया। वहीं खबर महासमुंद से है, जहां धान खरीदी केंद्र में दंतेल हाथी ने आतंक मचा दिया। आपको बता दें, खरीदी केंद्र को हाथी ने नुकसान पहुंचाया। वहीं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों में दहशत का माहौल हो गया। तो धान खरीदी केंद्र में दंतेल हाथी ने आतंक मचाया। वहीं खरीदी केंद्र को भी हाथी ने नुकसान पहुंचाया। तो लहांगर धान खरीदी केंद्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां एक हाथी पहुंचा और उसने आतंक मचाया, जिसके चलते उसने खरीदी केंद्र को भी काफी नुकसान पहुंचाया। वहीं हाथी की आमद से इलाके में दहशत का माहौल है और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथी का रेस्क्यू किया। वहीं धमतरी में बंसल न्यूज की खबर का असर हुआ। आपको बता दें, महिला जिला शिक्षा अधिकारी से अभद्रता का मामला सामने आया था, जिसमें सहायक ब्लॉक अधिकारी को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया। बीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं बंसल न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर हुआ। दे रहा हूं तो लिखो ना, ये तुमने दिया ना मुझे आज। आप बोले थोड़ा टाइम तो लगेगा, ऐसा ये रैगिंग जैसा नहीं चलता मैडम। अच्छा, आप रैगिंग होती है। हां, रैगिंग होती है। मैं ये टाइम मेरे को पता होना चाहिए। कैसे पता चला? बैठिए यहां पे। ये रैगिंग नहीं है, ये आपका मैडम मेरा ठीक है, मेरा ठीक है। आप भी कर्मचारी, मैं भी कर्मचारी। मैं कर्मचारी हूं तुम्हारी। मैं कर्मचारी हूं। मैं कर्मचारी हूं। नहीं, पहले आप ये बात शासकी आप भी शासकी हो, मैं भी शासकी। शासकी होने से हो जाता है। मैं आपकी उच्च अधिकारी हूं, मेरे को बोलने का हक है। 2 बार मैं इस दफ्तर में आ चुकी हूं। इस तरह से बात इनका चलता है। और ये बोलिए, उस दिन मैंने इनको ऑनलाइन रिपोर्ट के लिए ऑफिस में बुलाया तो ये पासवर्ड देने की स्थिति में नहीं थे। हाँ, अब मैं तो अभी वहां जा रहा हूं। कितनी चीजें नहीं, तो मैं क्या गलत बोल रहा हूं मैडम? आप ऐसा क्यों सोच रहे हो मैं गलत बोल रहा हूं? गलत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि आपको अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकती। कोर्ट के आदेश और निर्णयों में अब दुष्कर्म पीड़िता का नाम नहीं होगा। इसको लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने न्यायालयों को आदेश दिया है। कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को इस आदेश की जानकारी देने के साथ ही डीजीपी और गृह सचिव को आदेश दिया है कि वे सभी जिलों के एसपी को आदेश की कॉपी दें, ताकि पुलिस अफसर जांच और चालान प्रस्तुत करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें। साथ ही आदेश में यह भी साफ कहा गया कि पुलिस को चालान भी सीलबंद लिफाफे में पेश करना होगा। हाईकोर्ट ने यह आदेश भरत बजाज की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने पाया कि रेप के मामले में हुए डीएनए टेस्ट में पीड़िता का नाम दिया गया था।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों में प्रतिभा को निखारने के लिए आईटीबीपी की 41वीं बटालियन के जवान जूडो का प्रशिक्षण दे रहे हैं। बच्चों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं। बच्चों को ट्रेनिंग इतनी जोरदार दी जाती है कि कई बच्चे राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मेडल भी ले चुके हैं। कोंडागांव में पदस्थ हेड कांस्टेबल जयप्रकाश और कांस्टेबल जाहिर हसन साल 2016 से फ्री में बच्चों को जूडो की ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिलहाल 200 बच्चों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं। संसाधनों की कमी के बावजूद यहां से ट्रेनिंग लिए बच्चे अब तक कुल 112 मेडल हासिल कर चुके हैं। सर मैं 15 बच्चे से स्टार्ट किया था सर। उसके बाद में सर धीरे धीरे हर वर्ष बढ़ता गया और लॉकडाउन जब से अभी जब खत्म हुआ है इसमें काफ़ी बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इसमें कोई 125 बच्चे अभी नए स्टूडेंट आए हैं। और सर ये हमारे 41वीं बटालियन के सेनानी श्री पवन कुमार जी के आदेश अनुसार लगातार इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। आत्म रक्षा की जो कड़ी है इसमें खास करके जो लड़कियां हैं अपना आत्म सुरक्षा के लिए दांव पे सीख रहे हैं, जो बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। इस स्तर पर अभी तक 112 पदक जीत चुके हैं। बिलासपुर से बिजली विभाग में धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिसमें मस्तूरी पुलिस ने जूनियर इंजीनियर समेत 13 कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। दरअसल इन सभी ने विभाग के साथ धोखाधड़ी की है, जिसकी शिकायत सहायक अभियंता अभिमन्यु कश्यप ने पुलिस के पास दर्ज कराई है। इन सभी ने क्षेत्र के उपभोक्ताओं के साथ उनके बिजली बिल में हेराफेरी कर कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है और बिल कम करने के बहाने 186 उपभोक्ताओं को कृषि श्रेणी में डाल दिया गया, जिससे विभाग को करीब 24 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच की तो जूनियर इंजीनियर दोषी पाया गया, जिसे निलंबित कर दिया गया। साथ ही अन्य 13 लोगों के नाम भी इसमें शामिल हैं, जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मस्तूरी थाने का मामला है, जहां पर सीएससीबी के ई साहब के द्वारा एक जांच कराई गई थी। जांच में कुल 13 लोग ऐसे लोग थे जिसमें उस इलाके की जेई और अन्य कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य कर्मचारी को शामिल थे। उनके द्वारा 24,44,000 रुपये का जो सीएससीबी को राशि मिलती है सरकारी राशि, उसमें गबन किया गया था। तो उसकी जांच उनके द्वारा कंप्लीट की गई थी और कंप्लीट करने के पश्चात इनको दोषी पाए जाने पर उनके द्वारा एक शिकायत मस्तूरी थाने में दी गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 46/21 धारा 34, 409, 420 आईपीसी के तहत पंजीबद्ध किया गया है। इधर अंबिकापुर में रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र छात्राओं ने संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी का घेराव कर नारेबाजी की और प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि ज्यादातर छात्रों को फेल कर दिया गया है, जबकि एग्जाम सभी के अच्छे गए हैं। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन से उन्हें पास करने की मांग की है। हालांकि एक तरफ छात्र हंगामा करते रहे तो वहीं दूसरी तरफ कोई भी उनको सुनने नहीं पहुंचा। बता दें, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय ने साल 2019-20 की मुख्य परीक्षा शुरू की थी, लेकिन कोरोना की वजह से परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद नए नियम के तहत छात्रों को असाइनमेंट लिखकर परीक्षा केंद्र में जमा करना था। बीएससी बीकॉम वाले बाकी सब कॉलेज से हैं, लेकिन हम लोग बीए फर्स्ट ईयर वालों का सबसे ज़्यादा, सबको पूरे क्लास में 400 बच्चों में से 400 बच्चों को फेल किया गया है और ऑप्शन भी है बहुत लोग। तो हम लोग इस मामले के लिए आए हैं। पिछली बार 2 बार आ चुके थे, लेकिन हम लोग को बोला गया कि 1 हफ्ते का टाइम दो, वो भी दिए, लेकिन अभी तक हम लोग को कुछ पता नहीं है। हम लोग को इंसाफ चाहिए, हम सबको पास करें, बस हम लोग को इतना ही चाहिए। कि जर्नल प्रमोशन छात्रों के लिए सिर्फ एक जहर का काम कर रहा है, क्योंकि आज इतने सारे छात्र जो हैं, आज उनको करीबन बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, सभी को क्लास में 100-200 बच्चे हैं, उसमें से 100-150 बच्चों को एब्सेंट फेल कर दिया जाता है। उनके असाइनमेंट और कॉपी जमा करने के बाद भी उन्हें फेल कर दिया गया है। प्राइवेट छात्रों के साथ ऐसा किया गया है कि उनकी कॉपी विश्वविद्यालय में जमा हुई और महाविद्यालय में भी जमा हुई, लेकिन अधिक से ज़्यादा छात्रों का आज कॉपी नहीं मिल रहा है, जिस कारण उनका जब रिजल्ट घोषित किया जाता है तो उन्हें फेल दिखा दिया जाता है। कबीरधाम में किसानों के लिए आर्थिक उन्नति का कारण बनी सैकड़ों गुड़ फैक्ट्रियां प्रदूषण फैला रही हैं। गुड़ फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला धुआं लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। कवर्धा से लेकर पंडरिया, कुंडा सहित हर मार्ग पर सड़क किनारे ही दर्जनों की संख्या में गुड़ फैक्ट्री लगी है।
लेकिन प्रदूषण नियंत्रण पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गुड़ फैक्ट्री की चिमनियों की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा रखी है। साथ ही चिमनी में फिल्टर लगा होना भी जरूरी है ताकि जहरीला धुआं आम लोगों की पहुंच से दूर रहे, लेकिन कवर्धा में इसे देखने वाला तक कोई नहीं है। वहीं जिला प्रशासन प्रदूषण के मामले में कार्रवाई करने का दावा कर रहा है। कहा है कि उनके पास विधिवत लाइसेंस है या नहीं है, और जो टावर की जो हाइट होनी चाहिए उतनी हाइट है कि नहीं, उसकी जांच करें और जांच करके उस पर कार्रवाई करें। महासमुंद में सहारा इंडिया में निवेश करना निवेशकों और एजेंट को महंगा पड़ रहा है। सैकड़ों लोगों ने ज्यादा ब्याज के लालच में लाखों रुपए निवेश किए थे, लेकिन अब मैच्योरिटी होने के 4 साल बाद भी उन्हें रुपए नहीं मिल रहे हैं। निवेशक राशि दिलाने के लिए एजेंटों पर दबाव बना रहे हैं, जिससे एजेंट भी परेशान हैं। अब निवेशक और एजेंट मिलकर सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर बार सिर्फ समय दिया जा रहा है। अब जिले भर के निवेशक और एजेंट 3 फरवरी को कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और सहारा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। ऐसे टाला जा रहा है कि आप उसको री इन्वेस्ट कर दो, इसमें आपको ज्यादा मिलेगा, अभी पैसा नहीं मिल रहा है बोल करके ऐसे करके बार बार री इन्वेस्ट करते करते। बिलासपुर के व्यापार विहार में करोड़ों की लागत से बन रही स्मार्ट सड़क व्यापारियों और रहवासियों के लिए मुसीबत बन गई है। सड़क निर्माण की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी अब तक सड़क का निर्माण पूरा नहीं हो सका। काम की धीमी रफ्तार और जगह जगह खुदी पड़ी सड़क से व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। ये है बिलासपुर शहर की व्यापार विहार रोड। 2 साल पहले 26 करोड़ की लागत से 1.5 किलोमीटर लंबी स्मार्ट सड़क का निर्माण शुरू हुआ था। डेडलाइन अक्टूबर 2020 की थी, लेकिन 2021 आने के बाद भी काम खत्म नहीं हुआ। मकसद था कि इससे व्यापार को रफ्तार मिलेगी, लेकिन अधूरे काम व्यापारियों और व्यापार के लिए मुसीबत बन गया है। साथ ही अधूरी सड़क से रहवासियों को भी परेशानी हो रही है। यहाँ पे रोड 1-1.5 साल से काम चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। पहले से ही हम लोग कोरोना से परेशान थे, सेकेंड टाइम अभी भी इतना टाइम होने के बाद भी अभी रोड ये बन नहीं पाया है। आज भी ये देखिए यहाँ पे सड़क वैसी की वैसी आधी खुदी पड़ी है। आए दिन यहाँ पे गाड़ियाँ नाली में घुस जाती है। 4 व्हीलर अगर दिखता नहीं है सामने तो पूरी गाड़ियाँ नाली में घुस जाने में बहुत परेशानी होती है। यहाँ हमारे यहाँ कई रिटेल दुकानें हैं इस गली में जो यहाँ आ नहीं पाते हैं कार वगैरह, और मैं खुद इस गड्ढे से खुद परेशान हूँ। मेरी कार इस गड्ढे में घुस चुकी है। हमारे व्यापारी भाई इसका गवाह भी हैं, और कई बार हमें पार्किंग में समस्या होती है, या कई बार एक गड्ढे के कारण उसके ऊपर गाड़ियां लग जाती हैं तो दूसरी गाड़ियां अंदर नहीं आ पाती हैं। काफ़ी प्रकार की समस्या हैं और सरकार को इसका हल बहुत जल्दी निकालना चाहिए। सड़क निर्माण में हो रही लेट लतीफी का असर व्यापारियों और आम लोगों पर पड़ रहा है। दुकान के सामने सड़कें खुदी हुई हैं, रोड बंद है। इधर निगम के अधिकारी फिर वही दावा कर रहे हैं कि जल्द ही काम पूरा होगा। व्यापार विहार रोड का कलेक्टर सर के द्वारा भी भ्रमण किया गया है, और जो भी काम है वो बहुत तीव्र गति से चल रहे हैं। छोटे मोटे कुछ पैचेज बचे हुए थे जहाँ पे कुछ पानी का पाइपलाइन सेटिंग का प्रॉब्लम आ रहा था, तो वो अब हो गया है और जल्द से जल्द हम उस काम को कंप्लीट करेंगे। अधिकारियों का दावा है कि जल्द काम पूरा होगा, लेकिन काम की रफ्तार और दावे का तालमेल होता दिखाई नहीं देता। लेकिन उम्मीद तो यही करनी होगी कि जल्द ही सड़क का काम पूरा होगा और व्यापारियों और रहवासियों को परेशानी से निजात मिले। रमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर।